नमस्कार, ये सिनेमा सारांश। आज हम देखने जा रहे हैं 2019 फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। स्पॉयलर्स अहेड, देखें और एंजॉय। फिल्म की शुरुआत एक पुराने पश्चिमी टीवी सीरीज बाउंटी लॉ के एक क्लिप से होती है। इसमें एक्शन स्टार रिक डाल्टन, जैक काहिल, एक विद्रोही बाउंटी शिकारी की भूमिका में है। क्लिप के बाद रिक और उनके स्टंटमैन क्लिफ ब्यूथ क्लिफ की भूमिका के बारे में बताते हैं, जो असल में रिक का भार अपने कंधों पर उठाए हुए है। शनिवार 8 फरवरी 1969 रिक और क्लिफ एक रेस्टोरेंट में हैं, जहां रिक की मुलाकात निर्माता मार्विन श्वार्ट्ज से होती है। वह रिक के काम का प्रशंसक है। उसने उसकी एक डबल फीचर फिल्म देखी है जिसमें वह एक एक्शन स्टार की भूमिका निभाता है, और एक ऐसी फिल्म जिसमें वह एक अधिकारी है जो नाजियों को आग के गोले से जला देता है। मार्विन एक मजेदार संगीत वीडियो का भी जिक्र करता है जिसमें रिक था। रिक के लगातार शराब पीने के कारण बाउंटी लॉ रद्द कर दिया गया था, जिसके कारण क्लिफ उसका ड्राइवर है और अब रिक लांसर सीरीज में एक खलनायक के रूप में काम कर रहा है। मार्विन कहता है कि जब वह किसी नए हीरो के सामने खलनायक की भूमिका निभाता है तो दर्शक नए हीरो को पुराने हीरो को हराते हुए देखते हैं। मार्विन का मानना है कि रिक को इटली जाकर स्पैगेटी वेस्टर्न की शूटिंग करनी चाहिए। रिक क्लिफ से शिकायत करता है कि इसका मतलब है कि उसका करियर ढलान पर जा रहा है। गाड़ी चलाते समय क्लिफ को एक लड़की दिखाई देती है और वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। क्लिफ रिक को घर ले जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि रिक के नए पड़ोसी निर्देशक रोमन पोलांस्की और उनकी पत्नी उभरती हुई अभिनेत्री शेरोन टेट हैं। रिक का मूड बदल जाता है क्योंकि उसे लगता है कि पोलांस्की जैसा बड़ा निर्देशक उसके करियर को फिर से पटरी पर ला सकता है। वह रात में लांसर के लिए अपने संवादों का अभ्यास करने जाता है। फिर क्लिफ लॉस एंजल्स की सड़कों पर संगीत सुनते हुए गाड़ी चलाता है। वह अपने घर जाता है जो एक ड्राइव इन थिएटर के पीछे है। वह अपने कुत्ते ब्रांडी के साथ अकेला रहता है। उसका कुत्ता बहुत आज्ञाकारी है और उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। पोलांस्की शेरोन को प्लेबॉय मैंशन में एक पार्टी में ले जाता है, जहां उनकी मुलाकात उसके दोस्तों जे सेब्रिंग, स्टीव मैकवीन और मिशेल फिलिप्स से होती है। शेरोन नाचने जाती है जबकि मैकवीन कोनी स्टीवन से बात करता है। वह कहता है कि शेरोन जे को जलाने के लिए पोलांस्की का इस्तेमाल कर रही है। रविवार 9 फरवरी 1969 पोलांस्की के जाने के बाद शेरोन और जे घर पर हैं। चार्ल्स मैनसन उनसे मिलने आते हैं, जो दावा करते हैं कि वे अपने दोस्तों से मिलने आ रहे हैं, जो उस घर के पहले मालिक थे जहां अब पोलांस्की और शेरोन रहते हैं। वह अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं और चले जाते हैं। क्लिफ रिक को दिन की शूटिंग के लिए लांसर के सेट पर ले जाता है। रिक द्वारा छत पर एंटीना ठीक करने के लिए कहने पर वह रिक के घर वापस चला जाता है। क्लिफ छत पर जाता है और सोचता है कि वह अब स्टंटमैन का काम क्यों नहीं कर रहा है। एक फ्लैशबैक में रिक अपने एक पुराने दोस्त रैंडी से क्लिफ को नौकरी दिलाने के बारे में बात कर रहा है। रैंडी अनिच्छा दिखाता है क्योंकि अफवाह है कि क्लिफ ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और बच निकला। कथित घटना एक नाव पर दिखाई जाती है जहां बिली क्लिफ को लगातार डांट रहा है, लेकिन यह देखने से पहले कि क्या क्लिफ ने अपनी पत्नी को व्हेल शिकार करने वाली बंदूक से गोली मारी थी, यह कट जाता है। रैंडी क्लिफ को सेट पर ले जाता है जहां उसकी मुलाकात ब्रूस ली से होती है, जो मोहम्मद अली से लड़ाई में अपनी जीत के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब ली क्लिफ को अपनी बातों पर हंसते हुए देखता है तो वह उसे एक लड़ाई के लिए चुनौती देता है ताकि देख सके कि तीनों में से कौन बेहतर है। ब्रूस ली पहले क्लिफ को गिरा देता है और क्लिफ ली को पकड़कर उसे एक कार में पटक देता है। फिर दोनों के बीच हाथापाई होती है जब तक कि रैंडी की पत्नी जेनेट, जो एक स्टंट कोऑर्डिनेटर है, अंदर नहीं आ जाती और क्लिफ और ली को लड़ते हुए देखकर और क्लिफ द्वारा अपनी कार में छोड़े गए बड़े बड़े गड्ढों को देखकर गुस्सा हो जाती है। इसलिए उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। शेरोन स्थानीय सिनेमा घर जाती है और देखती है कि उसकी फिल्म द ब्रेकिंग क्रू चल रही है। वह बॉक्स ऑफिस जाती है और टिकट मांगती है, लेकिन फिर पूछती है कि क्या वह फिल्म में अभिनय करने के लिए इसे मुफ्त में देख सकती है। मैनेजर बाहर आता है और वैली ऑफ द डॉल्स वाली शेरोन को पहचान लेता है और उसे अंदर बुलाता है। पूरी फिल्म में शेरोन अपने अभिनय पर दर्शकों की उत्साहपूर्ण प्रतिक्रियाएं सुनती है, सही समय पर हंसी और जयकार के साथ। रिक लांसर के लिए अपने बाल और मेकअप करवाता है। फिर वह अपनी 8 साल की सह कलाकार ट्रूडी के बगल में बैठता है, जो एक मेथड एक्टर है। ट्रूडी किताब पढ़ रही होती है और रिक उसके बगल में सिगरेट पीता है। वे जो किताबें पढ़ रहे होते हैं
उनके बारे में बातें करते हैं और रिक अपनी घटती प्रसिद्धि को लेकर थोड़ा उदास हो जाता है। शूटिंग शुरू होती है और रिक सीरीज के मुख्य अभिनेता जेम्स स्टेसी, जो मुख्य किरदार जॉनी मैड्रिड की भूमिका निभा रहे हैं, के साथ काम करता है। टेक के दौरान रिक नशे में होने के कारण अपनी लाइनें भूल जाता है। वह अपने ट्रेलर में जाता है और बुरी तरह टूट जाता है। वह थोड़ा सा पीता है और फिर उल्टी कर देता है। वह खुद को बेहतर होने के लिए प्रेरित करता है। क्लिफ रिक के घर से गाड़ी चला रहा होता है और पुसीकैट नाम की एक सहयात्री को देखता है, जिसे क्लिफ पहले भी देख चुका है। वह उसे उठा लेता है और वह उसे स्पैन मूवी रैंच ले जाने के लिए कहती है, जहां क्लिफ रिक के साथ फिल्मों की शूटिंग किया करता था। वहां पहुंचने पर क्लिफ देखता है कि वह जगह हिप्पियों का एक तरह का समुदाय बन गई है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं हैं। पुसीकैट क्लिफ से कहती है कि उसे मैनसन से मिलने के लिए रुकना चाहिए, लेकिन वह रैंच के मालिक जॉर्ज स्पैन से बात करना चाहता है। महिलाएं क्लिफ को चेतावनी देती हैं कि जॉर्ज सो रहा है, लेकिन वह फिर भी उसके घर जाता है। उसकी मुलाकात लिनेट स्क्वीकी फ्रॉम से होती है, जो भी यही कहती है कि जॉर्ज सो रहा है क्योंकि उसने अभी अभी उसके साथ मस्ती की है। क्लिफ जॉर्ज को जगाने जाता है, लेकिन अंधा होने के कारण वह उसे पहचान नहीं पाता। वह जॉर्ज से पूछता है कि क्या वहां मौजूद महिलाएं उसका फायदा उठा रही हैं, लेकिन जॉर्ज इनकार करता है और क्लिफ को वहां से जाने को कहता है। बाहर क्लिफ देखता है कि एक पुरुष हिप्पी ने उसके अगले टायर में छुरा घोंपा है। वह अपने औजार निकालता है और उस आदमी को उसे ठीक करने का आदेश देता है, लेकिन वह आदमी कहता है, फैक यू। क्लिफ जवाब में दूसरी महिलाओं के सामने उस आदमी के मुंह पर 3 जोरदार मुक्के मारता है। वे टैक्स वॉटसन को लेने दौड़ती हैं, लेकिन जब तक वह पहुंचता है, क्लिफ वहां से जा चुका होता है। लांसर के सेट पर रिक एक सीन शूट करता है जहां वह ट्रूडी के किरदार को बंधक बना लेता है और वेन माउंडर द्वारा अभिनीत स्कॉट लांसर बीच बचाव करने आता है। रिक अपने चालाक खलनायक के किरदार को बखूबी निभाता है और एक पल ऐसा आता है जब वह ट्रूडी को खुद से दूर फेंक देता है। टेक के बाद निर्देशक और ट्रूडी दोनों उसकी तारीफ करते हैं और रिक से कहती है कि यह अब तक का सबसे बेहतरीन अभिनय है जो उसने अपने जीवन में देखा है। यह टिप्पणी सुनकर रिक खुशी से रो पड़ता है। उस रात रिक और क्लिफ उसका टीवी शो देखते हैं। उसे एक इतालवी फिल्म में अभिनय करने का मौका मिलता है। फिर वह अगले 6 महीनों में 4 इतालवी फिल्मों में अभिनय करता है। रिक और क्लिफ स्पैगेटी वेस्टर्न फिल्मों की शूटिंग के लिए इटली जाते हैं। वहां रिक को इतालवी फिल्म अभिनेत्री फ्रांसेस्का कैपुची से प्यार हो जाता है और वह उससे शादी कर लेता है। 8 अगस्त 1969 को रिक और क्लिफ लॉस एंजल्स लौट आए, लेकिन अब उन्हें लगता है कि उनके अलग होने का समय आ गया है। वे आखिरी रात रिक के घर पर शराब पीते और मौज मस्ती करते हुए बिताते हैं, जबकि फ्रांसिस्का सो रही होती है। इस बीच शेरोन, जो अब गर्भवती है, अपने दोस्तों जे वॉइशेक फ्राइकोव्स्की और अबीगैल फोल्गर के साथ एक छोटी सी पार्टी कर रही होती है। क्लिफ एक सिगरेट निकालता है जो उसने एक हिप्पी से खरीदी थी, जो तेजाब में डूबा हुआ था, और वह उसे पीकर नशे में धुत हो जाता है। बाहर टेक्स अपने फैमिली सदस्यों पेट्रिसिया क्रेनविंकेल उर्फ केटी, सुजैन एटकिंस उर्फ सैडी और लिंडा कसाबियन उर्फ फ्लावर चाइल्ड के साथ उन घरों के पास से गुजरता है। मैनसन ने उन्हें शेरोन और उसके दोस्तों को मारने का आदेश दिया था, लेकिन नशे में धुत रिक बाहर आता है और उन पर गुस्से से चिल्लाता है क्योंकि उनकी कार का मरम्मत किया हुआ मफलर बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है। वह उन्हें जाने का आदेश देता है, यहां तक कि केटी अपनी बंदूक निकालने की कोशिश करती दिखाई देती है, लेकिन टैक्स गाड़ी चलाकर चला जाता है। पहाड़ी के नीचे चारों टीवी पर रिक को पहचान लेते हैं और सैडी उसे और उसके घर के बाकी सभी लोगों को मार डालने का सुझाव देती है, क्योंकि वह अपनी एक्शन फिल्मों में हिंसा को बढ़ावा देता है। बाकी लोग मान जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे वहां से चलने लगते हैं, फ्लावर चाइल्ड कहती है कि वह अपना चाकू भूल गई है। टैक्स उसे कार की चाबियां देता है ताकि वे उन्हें ले आए, लेकिन वह उन्हें वहीं छोड़कर चली जाती है। फिर तीनों अपनी योजना को अंजाम देते हैं। तीनों रिक के घर की ओर बढ़ते हैं। टैक्स और केटी सामने से आते हैं, जबकि सैडी बगल से चुपके से अंदर आती है। क्लिफ उन्हें देख लेता है, लेकिन नशे में होने के कारण उसे न तो डर लगता है और न ही उसे पता चलता है कि वह क्या देख रहा है। यहां तक कि जब टैक्स अपनी बंदूक तानता है, तब भी वह टैक्स पर ब्रांडी फेंकता है, जिससे टैक्स के हाथ और अंडकोश बुरी तरह कट जाते हैं। सैडी चाकू लेकर क्लिफ की ओर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह उस पर कुत्ते के खाने का एक डिब्बा फेंक देता है जो उसके चेहरे पर लगता है।
फिर क्लिफ टेक्स के चेहरे पर लात मारता है और फिर केटी को पकड़कर उसके चेहरे को सख्त फर्नीचर पर तब तक बेरहमी से पटकता है जब तक वह मर नहीं जाती। ब्रांडी भी सैडी को कई बार काटती है, लेकिन वह चीखती हुई उस पूल में भाग जाती है जहां रिक आराम कर रहा है। फिर वह अपनी आग फेंकने वाली बंदूक लेकर बाहर आता है और सैडी को जला देता है, जो उसके पूल में जलकर मर जाती है। इस अफरा तफरी में क्लिफ घायल हो जाता है, लेकिन जानलेवा नहीं। पैरामेडिक्स और पुलिस मौके पर पहुंचती है। क्लिफ को उसकी चोटों के लिए अस्पताल ले जाया जाता है, जबकि फ्रांसिस्का इस अफरा तफरी से घबरा जाती है। रिक क्लिफ को अलविदा कहता है तो वह देखता है कि जे उसे शेरोन के गेट से बुला रहा है। रिक उसे बताता है कि क्या हुआ था और जे टीवी पर रिक को पहचान लेता है। जे शेरोन को बताता है कि उसका पड़ोसी कौन है और वे उसे ड्रिंक के लिए अपने घर बुलाते हैं। रिक मान जाता है और आखिरकार उसकी मुलाकात शेरोन और उसके दोस्तों से होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।